Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is torque on a current carrying coil. इसमें हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है टॉर्क को। जब करंट किसी भी वायर में से पास करता है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये हमें पता है। और जब भी हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को, और इस केस में हम करंट कैरिंग जो है कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, तो इंटरेक्शन होगी दो मैग्नेटिक फील्ड की, तो जिसकी वजह से जो कॉइल हमने प्लेस किया हुआ है ये रोटेट करेगा, ये अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करेगा। तो हम इसकी कंस्ट्रक्शन में देखते हैं सबसे पहले कि ये कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने एक एक्सिस के अलोंग एक कॉइल को एक तरह से हैंग किया हुआ है, ये फिक्स नहीं है। इट कैन बी इट इज़ जस्ट लाइक ये हैंगिंग है, ये रोटेट कर सकता है, या तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है या तो फिर क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। तो ये फ्री है, इट कैन बी मूव ईदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसमें से आप देख रहे हैं कि एक लूप के एक एंड में से करंट जो है वो इस तरह से इस कॉइल में एंटर हो रहा है और दूसरे एंड में से कॉइल में से पास कर रहा है। तो इस कॉइल के हमने 4 आर्म्स कंसिडर किए हैं, दैट इज़ ई एफ जी एच एंड एच आई। और हमने देखना है कि जब हम इस लूप को जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है जिसमें से करंट पास कर रहा है, जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, आपको नज़र आ रहा है एक साइड पे नॉर्थ है, एक साइड पे साउथ है, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हैं जो रेड लाइंस आपको शो हो रही हैं। तो जब हम इस करंट कैरिंग कॉइल को इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इस कॉइल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होती है जो कि इंटरेक्शन ऑफ 2 मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है। एक तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और जहाँ से करंट पास करता है उसके अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस्ड हुई है ड्यू टू अ करंट इन अ वायर और अ कंडक्टर और अ कॉइल, उसकी मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब इंटरेक्ट करेगी तो इस कॉइल के ऊपर फोर्स लगेगी और ये कॉइल अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करेगा। अभी हमने जो यहाँ पर एग्जांपल शो की है, इसके मुताबिक जो करंट यहाँ से पास कर रहा है इस लेंथ में से HE में से, उसमें जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन ये डॉट से शो हो रही है, यानी आउटवर्ड है। और जो यहाँ पर जो क्रॉस है इस आर्म पे है, जो FG पे है, इसके अलोंग जो फोर्स लग रही है वो इनवर्ड है। अब एक तरफ इनवर्ड है, एक तरफ आउटवर्ड है, तो इस कॉइल में टॉर्क प्रोड्यूस होगा और ये कॉइल अपने एक्सिस के गिर्द इस तरह से इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो ये वाली फोर्सेस जो हमने इसके ऊपर फाइंड आउट करनी है, और जो ये वाले आर्म्स हैं इस कॉइल के GH और EF, ये पैरेलल होंगे तो यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट नहीं होगी। अभी हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे इन द नेक्स्ट के बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, इसकी डायरेक्शन इनवर्ड कैसे है वो राइट हैंड रूल से हम फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि HE में डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, तो अगर आप देखें तो करंट की डायरेक्शन है डाउनवर्ड और मैग्नेटिक फोर्स इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है राइट हैंड साइड पर, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, राइट एंगल पर। तो जो फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट होगी अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, जो पाम इंडिकेट कर रहा होगा डायरेक्शन, वो आउटवर्ड होगी। ये देखें, इसको यहाँ से थोड़ा सा अनदर पिक्चर में थोड़ा क्लियर किया गया है। अगर आप अपनी फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में शो करेंगे और जो थंब है वो डाउनवर्ड होगा, तो जो पाम है उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, आउट ऑफ दिस पेज होगी। और ये तीनों क्वांटिटीज़ आपस में 90 डिग्री एंगल बना रही होंगी, यानी B और I 90 डिग्री पे होगा और I और F1 भी एक दूसरे के 90 डिग्री पे होगा। और अगर आप अपने राइट हैंड को इस डायरेक्शन में, जैसे कि मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है कि फिंगर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, यहाँ पर फिंगर की डायरेक्शन आएगी राइट हैंड साइड पर, डाउनवर्ड डायरेक्शन किसकी होगी, करंट की होगी, और फोर्स जो पाम आपकी तरफ शो करेगा दैट इज़ इन आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। तो यूज़ आपने राइट हैंड करना है यहाँ पर। और जो अदर आर्म ऑफ दिस कॉइल है जिसको हमने FG कहा है, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन होगी अपवर्ड, करंट की डायरेक्शन होगी अपवर्ड,
और बी की डायरेक्शन अगेन वही है टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। अब आप अपनी जो आर्म वो हैंड को इस तरह से प्लेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो पाम की डायरेक्शन है वो इन टू द पेपर है, इन टू द पेज है, इसीलिए हमने इसको क्रॉस से शो किया कि फोर्स इन टू द पेपर जा रही है। और अगेन आई, फोर्स एंड बी ये तीनों आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। और बी अगेन फिंगर्स को शो कर रहा है, आई थंब को शो कर रहा है, और एफ जो है पाम की डायरेक्शन को शो कर रहा है। यहाँ से आपको पता चलता है कि ये यहाँ इस आर्म पे जो फोर्स लग रही है वो इनवर्ड है और इस आर्म पे जो फोर्स लग रही है आउटवर्ड है, और इस तरीके से ये कॉइल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। अब हम यहाँ पर इसकी कुछ कैलकुलेशंस करते हैं और कुछ इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं कि ये जो आर्म्स हैं ई एफ और जी एच, यहाँ पर मैंने फोर्स को क्यों नहीं शो करवाया। उसके लिए हम कुछ मैथमेटिक्स से ये चीज़ प्रूव करेंगे कि ये चीज़ पैरेलल है। यहाँ से कोई भी फोर्स जो है इस पॉइंट पैरेलल होने की वजह से करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए तो यहाँ पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगी। तो सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन देखी। हम कहते हैं कि हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसमें से करंट पास कर रहा है और ये रोटेट कर सकता है अपने ही एक्सिस के अलोंग, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और फिर जब हमने इस करंट कैरिंग कॉइल को उठाकर इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब प्लेस कर दिया है तो हम देखते हैं कि इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होती है और ये कॉइल अपने ही एक्सिस के गिर्द क्या करना शुरू कर देता है, रोटेट करना शुरू हो जाता है। तो जो फोर्स इसके ऊपर लग रही होती है, ये हम पहले पढ़ के आए हैं, फोर्स ऑन अ मूविंग कंडक्टर। सो F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ऑब्वियसली यहाँ पर हम जब क्रॉस को ओपन करते हैं तो वो साइन थीटा आता है। L क्या है, L इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यहाँ शो किया गया लेंथ ऑफ दिस कॉइल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो भी हमने पहले लिया था G से लेकर F तक, यानी जो इसके आर्म्स की जो लेंथ है दैट इज़ डिनोटेड बाय दिस कैपिटल L। एंड A इज़ द विड्थ ऑफ दिस कॉइल, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो विड्थ होगी दैट इज़ कॉल्ड दी डिनोटेड बाय दिस स्मॉल a। और ऑब्वियसली हम लेंथ और एरिया को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ इनटू विड्थ को, तो हमारे पास एरिया ऑफ द कंडक्टर आ जाता है, यानी आपके पास ये एरिया ऑफ द कंडक्टर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू a। व्हाट इज़ थीटा हेयर, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन L एंड B। ये जो लेंथ L है और ये जो B है इसके दरमियान जो एंगल है वो आपको थीटे से, थीटा जो है वो बेसिकली उसकी वैल्यू आपको बता रहा होता है। अच्छा जी, अब हमारे पास हम इस की कैलकुलेशन को फोर्स की फाइंड आउट करने के लिए, टॉर्क को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि इस टॉपिक का नाम है टॉर्क ऑन अ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, तो टॉर्क का फॉर्मूला हम पहले पढ़ के आए हैं कि टॉर्क किसके इक्वल होता है, R इंटू एफ। आर क्या है, कपल आर्म या मोमेंट आर्म इसको हम कहते हैं, इनटू फोर्स, ठीक है जी। और यहाँ पर इस केस में हमने इस फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि फोर्स क्या है। उस फोर्स की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और आर यहाँ पर क्या है, हमारा कपल आर्म है जिसको हम मोमेंट आर्म भी पढ़ के आते हैं, उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो इस कॉइल के हम 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर देते हैं। जो पहला सेगमेंट है दैट इज़ ई एफ, सेकेंड इज़ एफ जी, और थर्ड इज़ जी एच एंड फोर्थ इज़ एच ई। तो स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम फोर्स फाइंड आउट करते हैं ई एफ पे। फोर्स हमारी ई एफ, ये लोअर आपको जो पोर्शन या सेगमेंट नज़र आ रहा है इस कॉइल का, इसको हम कंसिडर करते हैं। तो इसमें इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज़ इन दी, ये पैरेलल है इस रेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। तो जब हम इसको ओपन करें और वही फोर्स वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो जो एंगल बनता है दैट इज़ 180 डिग्री। देखिए ये आई की डायरेक्शन है, ये बी की डायरेक्शन है, ये दोनों आपस में एंटी पैरेलल हैं और साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, मिनिमम होती है। तो फोर्स इस आर्म के ऊपर नहीं लग रही है, ये 0 है, इसके ऊपर फोर्स यहाँ पर इस पोर्शन पे एक्ट नहीं हो रही है। सिमिलरली जब ये यहाँ से करंट पास करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हमने एफ जी का नाम लिया है, तो एफ जी जो है वहाँ पर अगेन हम ये वाली फोर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब करंट की डायरेक्शन दैट इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन, वो किस तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन है, और यही जो डायरेक्शन किसकी है, हमारे पास लेंथ की डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है। तो अगर आप देखें तो जो लेंथ है
लेंथ और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके दरमियान जो एंगल बन रहा है, लेंथ एंड यहाँ लेंथ लिखेंगे हम, लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल बन रहा है दैट इज़ 90 डिग्री। ये मैक्सिमम केस होगा। इस पे इस आर्म के ऊपर जो फोर्स लगेगी उसको हम कहेंगे ILB, यानी यहाँ पर जो फोर्स लग रही है उसको हमने मैक्सिमम फोर्स कहा है और उसकी डायरेक्शन इनवर्ड है। ठीक है, वो इनवर्ड भी हमने राइट हैंड रूल से भी फाइंड आउट किया है और ये इनवर्ड हमने फोर्स फाइंड आउट, इसको हमने कहा लेटेस्ट फोर्स इज F1, या हमने FG पे जो फाइंड आउट की है इसको हमने F2 कह दिया है। किसी एक को भी F1 और F2 से हमने डिनोट कर दिया है। तो F1 F2 जो भी है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और नेक्स्ट टू इट इज़ GH। अब ये ऊपर की तरफ जो आर्म आपको नज़र आ रहा है ये GH है, दिस इज़ कॉल्ड GH। और अगर हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ I और B आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल होने की वजह से एंगल 0 डिग्री बनेगा और हमें पता है साइन 0 डिग्री इज़ द मिनिमम वैल्यू, 0 के इक्वल होता है, तो फोर्स भी यहाँ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जो लास्ट आर्म है, जो लास्ट हमारे पास एक सेगमेंट रह गया दैट इज़ HE। इसमें करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, डाउनवर्ड है, या लेंथ जो हम ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कंडक्टर्स लेंथ दैट इज़ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो किस तरफ है, दैट इज़ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और करंट की डायरेक्शन भी हमारी इसी तरफ से इंक्रीज़ हो रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर आप देखें इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्री। अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो फोर्स की वैल्यू बन जाएगी ILB। और अगर आप देखें तो मैंने यहाँ कहा था कि इस डायरेक्शन में, इस तरफ जो आपके पास HE जो है दैट इज़ F1, ये F1 है, और जो हमारे पास GF बन रहा है ये F2 है। F2 जो है दैट इज़ इनवर्ड डायरेक्शन में है और जो F1 है दैट इज़ इन आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक हो गया। तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर लग रही हैं। सो इसका मतलब है जब ये कोई भी फोर्सेस दो आर्म्स के ऊपर जो सिमिलर बॉडी की होती हैं उसके ऊपर जो दो फोर्सेस लगती हैं, अगर वो इक्वल एंड ऑपोजिट होती हैं तो उस बॉडी में जो है वो कपल प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ये जो कॉइल है ये रोटेट करेगा अपने एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक हो गया। अब ये फोर्सेस हमने फाइंड आउट कर ली। ये फोर्स को हम इस टॉक वाले फार्मूला में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो टॉक है दैट इज़ इक्वल टू जो फोर्स की वैल्यू है मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया दैट इज़ ILB। ये मैक्सिमम फोर्स हम पीछे से फाइंड आउट करके आए हैं। जो कपल आर्म है दैट इज़ इक्वल टू, क्योंकि कपल आर्म हम की बात कर रहे हैं तो एक जो टॉक है वो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ A/2 और दूसरा जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, और दोनों को जब ऐड करेंगे दैट इज़ इक्वल टू दी विड्थ ऑफ दिस कॉइल दैट इज़ इक्वल टू A। ये हमारा जो है वो मोमेंट आर्म होगा फ्रॉम F to E जब हम इसको ट्वाइस कर लेंगे। सो ये तो हमारे मोमेंट आर्म R की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ A। यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जब हमारे पास आता है IB हमने अलहदा कर लिया और LA को हमने अलहदा कर लिया। LA क्या है ये हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं। LA बेसिकली इज़ द एरिया ऑफ द कंडक्टर, जिसको हम A से शो करते हैं। तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ द कंडक्टर यहाँ लिखेंगे कि LA इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर, जिस टॉक इज़ इक्वल टू IBA। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द टॉक व्हेन वी हैव वन नंबर ऑफ टर्न, व्हेन वी हैव वन नंबर ऑफ टर्न। लेकिन हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे, वी कैन राइट दिस NIBA इसके इक्वल था फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स। हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये मैक्सिमम टॉक की वैल्यू है। लेकिन अगर हम किसी भी जनरल टॉक की बात करते हैं फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो हम उसके साथ कॉज की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसके लिए ये हम इसका टॉप व्यू कंसिडर कर रहे हैं। ये वो एक्सिस है जिसके गिर्द ये जो कॉइल है वो रोटेट कर रहा है। ये आप इसका टॉप व्यू एक्चुअली कर रहे हैं। इस एंड से फोर्स आउटवर्ड निकल रही है जिसको मैं यहाँ पर डॉट से शो कर रही थी, और इस एंड पे ये यहाँ पर क्रॉस से शो हो रही है कि जहाँ फोर्स इनवर्ड जा रही थी। और अगर आप अपने एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पर अगर एंगल ड्रॉ करते हैं जिसको हम अल्फ़ा कह रहे हैं, तो हम ये हमारा मोमेंट आर्म है यानी विड्थ ऑफ दैट कंडक्टर है। और अगर हम इस मोमेंट आर्म को या विड्थ ऑफ द कंडक्टर या ये जो हम यहाँ पर शो किया हुआ है इसको A से, इसको हम अपने एक्सिस के गिर्द रिजॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दैट इज़ A cos अल्फ़ा। ये जो साइड आपको बनेगी एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो आपके पास अल्फ़ा रिजॉल्व होके आएगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो आपके पास अल्फ़ा
ए की वैल्यू रिजॉल्व होकर आएगी वो होगी ए कॉस अल्फ़ा, और हमने ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, और मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास आएगी दैट इज़ अलोंग दी एक्स एक्सिस आएगी, तो हमने ए का जो कंपोनेंट लिया दैट इज़ ए कॉस अल्फ़ा। सो टॉर्क इज़ इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ आई वी एल, एल वही हमने फोर्स की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की है, फोर्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है, और इनटू हमने आर का जो कंपोनेंट लिया है यहाँ पर, जो हमने कपल आर्म का जो कंपोनेंट लिया है फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू के लिए, वो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है जहाँ पर हमारे पास टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। सो दिस विल बी द वैल्यू, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ए कॉस अल्फ़ा, और हम जब इसको यहाँ पर अगेन सिंप्लीफाई करेंगे और एल ए अगेन बन जाएगा, एल ए बिकम्स इज इक्वल टू ए एरिया ऑफ द कंडक्टर, और जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो टॉर्क किसके इक्वल आएगा दैट इज इक्वल टू एन आई पी ए कॉस अल्फ़ा। और अगेन अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड प्लेन ऑफ द कंडक्टर। जब हम थीटा लेते हैं तो वो हम वेक्टर एरिया के हवाले से लेते हैं, और जब हम अल्फ़ा लेते हैं तो ये हम प्लेन ऑफ द कॉइल के लिए यानी एरिया के हवाले से लेंगे तो अल्फ़ा आएगा, और थीटा के हवाले से लेंगे तो वेक्टर एरिया आएगा। तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आएगा इस चीज़ के लिए, तो यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन कर दिया है कि अल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन द बी एंड द एरिया प्लेन ऑफ द कॉइल, प्लेन मतलब एरिया ऑफ द कॉइल। सो यहाँ पर अगर एक केस को डिस्कस करेंगे जिसको हम मैक्सिमम वैल्यू के लिए कहते हैं, तो यहाँ कॉस की वैल्यू 0 डिग्री आएगी, यानी कि एंगल बिटवीन बी एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल शुड बी 0 डिग्री। ये पैरेलल होंगे तो उस वक्त हमारे पास टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। थैंक यू।